जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम महिला पर्यवेक्षक के 4th पार्ट शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के 2nd चैप्टर शाला पूर्व शिक्षा का 2nd पार्ट पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास तथा सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के किसी भी टॉपिक या सब टॉपिक पर डायरेक्ट पहुंचना है तो आप वीडियो में दिए हुए डिस्क्रिप्शन के टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाषा विकास। भाषा विकास को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि भाषा क्या होती है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान करने का सबसे अच्छा माध्यम है, यानी कि भाषा कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा हम अपने हाव भाव, संकेत, भाषा, विचार सबको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। भाषा के जो तत्व होते हैं, यानी कि भाषा में क्या क्या सम्मिलित होता है। भाषा में सम्मिलित होता है हमारा लिखना, पढ़ना, बोलना और संकेत एवं सभी जो कलात्मक क्रियाएं होती हैं वो सभी किसमें सम्मिलित होती हैं, हमारी भाषा में सम्मिलित होती हैं। तो सबसे अपन देख लेते हैं कि भाषा को हम कई आयामों में पढ़ते हैं, जैसे कि भाषा विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, भाषा विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और भाषा में क्या क्या विकार होते हैं, ये सभी किसमें आता है, भाषा विकास के अध्ययन में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। भाषा विकास को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है बोलने की तैयारी, दूसरा है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोलने की तैयारी, कि बोलने की तैयारी में क्या क्या आता है। बोलने की तैयारियों को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्रंदन है, यानी कि क्राइंग, फिर है बवल्ला की बबलिंग एंड थर्ड है हाव हाव। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्रंदन क्या होता है। क्रंदन मतलब कि क्राइंग। जब शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो रोता है। तो जो रोना होता है वो उसकी सबसे प्रारंभिक भाषा का एक रूप होता है। और रोने से क्या क्या फायदे होते हैं। रोने से बच्चे की मांसपेशियों का अभ्यास होता है, मांसपेशियों में समन्वय होता है, बच्चों को अच्छी नींद आती हो और भूख भी अच्छी लगती है, यानी कि बच्चों का रोना भी बहुत जरूरी होता है। दूसरा है बबलना, यानी कि बबलिंग। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसका जो क्रंदन है, यानी कि क्राइंग है, वो किस में परिवर्तित होता जाता है, बबलना, यानी कि वो बबलाने लगता है और क्या करता है, कुछ ध्वनियां निकालने लगता है। जब बालक छींकता है या जम्हाई लेता है तो क्या होता है, वो कुछ जटिल ध्वनियां बोलने लगता है। इन ध्वनियों को अब हम क्या कहते हैं, इन ध्वनियों को कहा जाता है कूइंग कहा जाता है। और जो ये बवलना है वो शिशु की 2 माह के अंत से प्रारंभ होकर के और 13 माह तक चलता रहता है। और बवलने से क्या होता है, जो बच्चों का स्वर यंत्र है उसमें क्या आती है, परिपक्वता आती जाती है। और जैसे जैसे आयु बढ़ने लगती है बालक अधिक से अधिक ध्वनियां बोलने लगता है। बवलाने में बच्चा क्या करता है, स्वरों को पहले बोलता है और व्यंजनों को फिर उनके साथ मिलाकर दोहराता है। अगला है हाव भाव, यानी कि गेस्चर्स, यानी कि बालकों का जो हाव भाव का प्रदर्शन है वो उसकी भाषा के पूरक होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कुछ चीज चाहिए होती है या वो अपने अंदर के जो इमोशंस बाहर निकालता है वो किसके द्वारा निकालता है, हाव भाव के द्वारा ही निकालता है। और बच्चों में जो ये हाव भाव की प्रवृत्ति पैदा होती है वो बबलाने के साथ ही उत्पन्न हो जाती है। अपने हाव भाव में के प्रदर्शन में वो मुस्कुराते हैं, हाथ फैलाते हैं, उंगली दिखाते हैं आदि क्रियाएं करते रहते हैं। और बच्चों के जो हाव भाव की जो क्रियाएं हैं वो उनके विचारों को प्रकट करने का एक सुगम और बहुत ही सरल माध्यम है। भाषा विकास की दूसरी अवस्था है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां। इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आकलन शक्ति, अगला है उच्चारण और फिर अगला है शब्द भंडार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आकलन शक्ति क्या होता है। आकलन शक्ति बालकों की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, दूसरों की क्रियाओं तथा हाव भाव का अनुकरण
करते हैं। बच्चों में जो आकलन शक्ति होती है उसका विकास शब्दों के प्रयोग से पहले हो चुका होता है। प्रायः देखा जाता है कि बालक उन वाक्यों को जल्दी सीखता है जिसमें शब्दों के साथ साथ कुछ हाव भाव भी जुड़े रहते हैं। यानी कि जब बालक छोटा होता है तो वो शब्दों के प्रयोग से पहले हाव भाव से ही दूसरों के व्यवहार को क्या कर लेता है, समझ लेता है। यही उसकी आकलन शक्ति कहलाती है। दूसरा है उच्चारण। जैसे ही बालक 1 वर्ष के लगभग हो जाता है तो बालक में क्या आ जाता है, उच्चारण की तत्परता, यानी कि उच्चारण करने की क्षमता आ जाती है। और वो ऐसी अनेक दुनिया पैदा करता है या निकालता है जिसको उसने पहले कभी नहीं निकाला होता है। और जो उच्चारण है वो क्या करता है, अपने बड़ों से अनुकरण के द्वारा सीखता है। अगला है शब्द भंडार। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बालक का शब्द भंडार उनकी आयु के अनुसार होता है, यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उनके शब्द भंडार में क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। आइए हम देखते हैं कि बालकों के शब्द भंडार में किस तरीके से वृद्धि होती है। जब बालक 18 माह का होता है तब उसका शब्द भंडार 10 शब्द होता है, यानी कि वो 10 शब्दों को सीख जाता है। 2 वर्ष में वह 272 शब्दों को सीखता है। 2.5 वर्ष में लगभग 450 शब्द। 3 वर्ष में उसके पास लगभग 1000 शब्द का शब्द भंडार होता है। 3.5 वर्ष में 1250 शब्द। 4 वर्ष में 1600 शब्द और 4.5 वर्षों में वह लगभग 1900 शब्दों को सीख जाता है। और 5 वर्ष तक उसके पास 2100 शब्द का शब्द भंडार होता है। 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार 50,000 शब्द और हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का शब्द भंडार 80,000 शब्द होता है। एक बात और नोट कर लीजिए कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का शब्द भंडार अधिक होता है। चलो अगला है भाषा, सामान्य भाषा या बाड़ी विकार, यानी कि भाषा में कौन कौन से विकार होते हैं। तो भाषा में कुल 5 प्रकार के विकार होते हैं। पहला है भ्रष्ट उच्चारण, सेकंड है अस्पष्ट उच्चारण, फिर है तुतलाना, हकलाना और तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भ्रष्ट उच्चारण क्या होता है, यानी कि लिस्पिंग क्या होती है। भ्रष्ट उच्चारण देखो कि जब बच्चा बोलता है तो उनमें कुछ भ्रष्ट उच्चारण का दोष देखा जाता है। ये क्यों आता है, या तो वह अपने बड़ों यानी कि परिवार में उनके भ्रष्ट भाषा का उपयोग किया जाता है, इस कारण से बच्चा भ्रष्ट भाषा सीख जाता है, या फिर उनके जबड़ों, दांतों और होठों की रचना ठीक ना होने के कारण भी ये विकार आता है। या फिर जब बच्चा छोटा होता है तो वो कुछ भ्रष्ट शब्द बोलता है तो क्या होते, परिवार के सदस्य क्या लेते, आनंद लेते, क्योंकि उस टाइम बच्चा छोटा होता है तो उस कारण भी वह क्या सीखता है, भ्रष्ट उच्चारण सीख जाता है। अगला है अस्पष्ट उच्चारण। भ्रष्ट उच्चारण अस्पष्ट उच्चारण में क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अस्पष्ट उच्चारण करता है, उसके उच्चारण स्पष्ट नहीं आते और लगभग 5 वर्ष तक की आयु तक वह अस्पष्ट उच्चारण करता है। लेकिन जब धीरे धीरे वह बड़ा होता जाता है तो उसके जो ये विकार है अस्पष्ट उच्चारण का वो दूर हो जाता है। हमारे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 5 वर्ष की आयु के बाद बच्चों का अस्पष्ट उच्चारण वाला विकार दूर हो जाता है। अगला है तुतलाना। तुतलाना क्या है, हमारे वैज्ञानिकों ने माना है कि बच्चा जो होता है, छोटा होता है, वो लगभग 2.5 साल तक तुतलाता है और जैसे जैसे उसका समायोजन अच्छा होता जाता है, उसे अच्छा वातावरण मिलता जाता है, उसके बाद वह तुतलाना बंद कर देता है। अगला है हकलाना। हकलाने का सबसे बड़ा कारण होता है वो है भय और घबराहट। इसका दूसरा एक कारण ये भी होता है कि जब किसी भी बालक का या बच्चे का स्वर यंत्र, गला, जीभ, फेफड़े, होंठ, इन सभी का संतुलन अगर ठीक ना हो तो भी बच्चों में यह विकार उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है तीव्र एवं अस्पष्ट वाणी। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो वाणी होती है वो तीव्र होती है और उच्चारण क्या होते हैं, अस्पष्ट होते हैं। यानी कि तीव्र वाणी के साथ कभी कभी जो उसके जो उच्चारण है वो समझ में नहीं आते हैं, इस कारण बच्चों में यह भाषा विकार उत्पन्न हो जाता है। अब आते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले
कारक। बहुत से कारण हैं जो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे परिपक्वता, कि परिपक्वता किस प्रकार से भाषा विकास को प्रभावित करती है। परिपक्वता से मतलब ये है कि भाषा विकास के लिए होंठ, जीभ, दांत, फेफड़े, स्वरयंत्र और मस्तिष्क आदि की परिपक्वता आवश्यक है। मस्तिष्क में बाहरी केंद्र का विशेष रूप से परिपक्व होना आवश्यक है। इसके अभाव में क्या होता है, ये बच्चों में भाषा विकार आ जाता है। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि के अध्ययन में हमने देखा है कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी कि जिनका IQ अच्छा होता है उनका शब्द भंडार अधिक होता है, और जिन बच्चों का IQ कम होता है उनका शब्द भंडार कम होता है और वो वाक्यों को शुद्ध नहीं बोल पाते हैं या बड़े वाक्यों को समझ नहीं पाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, बुद्धि भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। अगला है स्वास्थ्य। यदि बालक लंबी अवधि तक बीमार रहता है, विशेष करके जब बालक छोटे से लेके लगभग 2 साल तक वो अवधि तक बीमार रहता है, तो उसमें भाषा का जो विकास होता है वो कमजोर हो जाता है और क्या होता है वो है पिछड़ जाता है, यानी कि पिछड़े बालकों में आ जाता है। यानी कि बीमार बालक में भाषा बोलने के लिए या सीखने की प्रेरणा का भी अभाव पाया जाता है। अगला है यौन, यानी कि अपन ने देखा है कि बालकों में जो शब्द भंडार होता है बालिकाओं की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम के अवसर, यानी कि उनको जितना सामाजिक अधिगम करेंगे यानी कि सोशल समाज से वो जितना अधिक सीखेंगे उनका शब्द भंडार या भाषा विकास उतना ही अच्छा होगा। अगला है निर्देशन, यानी कि अगर उनको सही दिशा में सही निर्देश किया जाएगा तो उनका भाषा विकास सही होगा। अगला है मोटिवेशन, उनको जितना अच्छा मोटिवेशन मिलेगा उनका भाषा विकास भी उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक स्थिति। ऐसे बालक जिनका सामाजिक और आर्थिक परिवेश अच्छा है तो उनका जो भाषा ज्ञान है वो अन्य लोगों से क्या रहता है, आगे रहता है। उच्च सामाजिक स्तर वाले बालक पहले बोलना सीख लेते हैं, अधिक बोलते हैं और अच्छा बोलना सीख लेते हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक संबंध। यदि किसी बच्चे के घर में बड़ों से माता पिता के पारिवारिक संबंध अच्छे हैं तो क्या होता है, वो अच्छा उनका भाषा विकास अच्छा होता है। और अगर उनके घर में जो पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो उनमें क्या होता है, भाषा विकार भी उत्पन्न हो जाता है। अगला शारीरिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक रचना। हम पढ़ चुके हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य कैसे भाषा विकास को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी भाषा विकास को प्रभावित करती है, यानी कि अलग अलग बालक अलग अलग तरीके से भाषा को सीखते हैं और उनका भाषा विकास सीखने का स्तर भी अलग अलग होता है। और कई भाषाओं का प्रयोग, अगर यदि किसी बालक के घर में उनके माता पिता या घर के सदस्य अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनका जो भाषा विकास होता है वो मंद हो जाता है। यानी कि अब हम लोगों ने पढ़ लिया है कि बच्चों में भाषा विकास किस तरह से होता है, उनकी अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, यानी कि बच्चों का जो सामाजिक एवं भावनात्मक विकास होता है वो किस तरीके से होता है। मतलब बालक के जन्म के बाद जब वो समाज के संपर्क में आता है तो उसका सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, यानी कि शैशवावस्था में किस तरीके से होगा, बाल्यावस्था में किस तरीके से होगा, किशोरावस्था में किस तरीके से होगा। यानी कि सामाजिक एवं भावनात्मक विकास के कई आयाम हैं। तो इनमें से हम पढ़ेंगे सबसे पहले शैशवावस्था में सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, फिर बाल्यावस्था में, उसके बाद किशोरावस्था में। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले शैशवावस्था में सामाजिक भावनात्मक विकास कैसे होता है। तो शैशवावस्था जैसे अपन जानते हैं कि 0 से लगभग 2 वर्ष तक की मानी जाती है, तो हम देख लेते हैं कि बच्चा किस किस तरीके से सीखता है। जब बच्चा या बालक या शिशु 1 महीने का होता है तो वो क्या करता है, मानव एवं अन्य ध्वनियों में अंतर समझने लगता है। वो समझने लगता है कि कौन सी ध्वनि मानव की है या कौन सी ध्वनि किसी अन्य जीव जंतु या किसकी है। दूसरे महीने में मानव ध्वनियों को पहचानता है और उनका मुस्कान के साथ स्वागत करता है। अगर हम किसी छोटे बच्चों को बुलाएंगे तो वो समझ जाता है कि कोई मुझे बुला रहा है और वो क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। तीसरा महीने में बालक अपनी माता को पहचानने लगता है, उससे दूर होने पर दुखी हो जाता है। यानी कि जब तीसरा महीना आता है तो बच्चा अपने माता को पहचानने लगता, उनका बोल पहचानने लगता, उनके फेस को भी पहचानने लगता और जब वो उनसे दूर होता है तो क्या होता है, दुखी
हो जाता है। चौथे महीने व्यक्तियों के चेहरे को पहचानने लगता है, यानी कि उसके परिवार के और अन्य सदस्य हैं उनके चेहरों को, और जो उनके घर पे अक्सर आते जाते हैं उनको भी पहचानने लगता है। 5वें महीने में प्यार या क्रोध की भाषा समझना, यानी कि जब 5वां महीना आता है वो ये समझने लगता है कि कौन मुझे प्यार से बोल रहा है या कौन मुझ पे क्रोध कर रहा है, यानी कि प्यार या क्रोध की भाषा भी वो समझने लगते हैं। 6वां महीना और 7वां महीना, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करना। 6वें और 7वें महीने में कोई भी परिचित व्यक्ति आता है जो उनके घर पे अक्सर आता जाता रहता है, तो उनका क्या करने लगते हैं, वो मुस्कान के साथ स्वागत करने लगते हैं। 24वां महीना, बड़ों के विभिन्न कार्यों में हाथ बटाने का प्रयास करने लगते हैं। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो क्या कहते हैं, छोटे छोटे काम करने लगते हैं और अपने बड़ों की हेल्प करने लगते हैं। अगला है, इस काल में बालक की सामाजिक और विकास संबंधी निम्न विशेषता, यानी कि जब ये शैशवावस्था में जो सामाजिक विकास है उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हम देख लेते हैं। सामाजिक खेल का विकास क्या होता है, इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो घर के आसपास जाकर क्या करने लगता है, खेलने लगता है। दूसरा, माता पिता पर आश्रित, ऑब्वियस है कि इस वर्ष का बालक जो भी शिशु है वो अपने माता पिता पर आश्रित रहता है, उसे हर चीज के लिए अपने माता पिता पे आश्रित रहना पड़ता है। खाने के लिए जब उसे खाना चाहिए तो माँ से मांगेगा, नहलाना है या उसका कोई भी काम करना है तो वो दूसरों पे आश्रित रहता है। अगला है, स्पर्धा की भावना। इस काल में क्या होता है, बच्चों में स्पर्धा की भावना भी आ जाती है। जैसे कि हम सपोज 2 या 3 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, अगर हम किसी बच्चे को पहले खाना खिला देते हैं तो वो कहते हैं नहीं मुझे पहले खिलाओ, तो यानी कि इस तरह की स्पर्धा की भावना भी उनमें आ जाती है। सामाजिक स्वीकृति, स्वयं केंद्रित बालक, इस अवस्था में बच्चा क्या रहता है, स्वयं केंद्रित रहता है और अपने में ही विजी रहता है। मैत्री और सहयोग, इस अवस्था में बच्चे मित्र और सहयोग की भावना होती है वो भी उनमें विकसित हो जाती है। अगला है, बाल अवस्था में सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, यानी कि किस तरीके से बाल अवस्था में सामाजिक भावनात्मक विकास बच्चों में होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो बालक जब बाल अवस्था में आता है तो उसके कुछ सामाजिक परिवर्तन आते हैं, वो किस प्रकार से हैं। एक तो आता है सहयोग की भावना का विकास, यानी कि जब बच्चा बाल अवस्था में प्रवेश करता है, ऑब्वियसली बच्चा 5 से लेकर 12 तक की मानते हैं बाल अवस्था। जब बच्चा बाल अवस्था में जाता है तो वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। अगर स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है तो वो अपने दोस्तों के साथ रहता है या अपने समाज के संपर्क में आता है, तो उसमें क्या होता है, सहयोग की भावना का विकास हो जाता है। छोटे समूहों में खेलना, इस काल में बालक अपने छोटे छोटे समूह बना लेते हैं अपने 2-4 दोस्तों का और उनमें खेलते रहते हैं। अगला है, सामाजिक सूझ का विकास। इस काल में क्या होता है, उनका सामाजिक सूझ का विकास भी पैदा हो जाता है। वो अपने आसपास के लोगों और आसपास का सामाजिक वातावरण को समझने लगते हैं। और मित्रों का चुनाव, अगर मित्रों का चुनाव भी वो करने लगते हैं कि उन्हें किनके साथ खेलने में अच्छा लग रहा है या किसके साथ उन्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो मित्रों का चुनाव भी करने लगते हैं। अगला है, दूसरों से स्नेह की अपेक्षा। इस काल में बच्चे दूसरों से प्यार की अपेक्षा करते हैं। अगर उनको डांट दिया जाए तो बहुत निराश हो जाते हैं। तो इस काल में क्या होता है, बच्चों को हमेशा प्यार करना चाहिए, उनको डांटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आदतों का निर्माण, यानी कि जो कुछ भी बच्चों में आदतें होती हैं उनका निर्माण इसी काल में हो जाता है, यानी कि अच्छी आदतें हो या बुरी आदतें, जो भी आदतों का निर्माण होता है वो इसी काल में हो जाता है। प्रिय कार्यों में रुचि, और वो वही कार्य करते हैं जिस कार्य में उनको रुचि है, जो कार्य उनको करना अच्छा लगता है वो वही कार्य करते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को कार्टून देखना अच्छा लगता है तो उनको कितना भी रोका जाए लेकिन वो हमेशा क्या करेंगे, कार्टून ही देखेंगे। अगला है, बाल अवस्था में बालक का सामाजिक एवं भावनात्मक विकास का क्रम, यानी कि किस क्रम में उनका सामाजिक एवं भावनात्मक विकास होता है। तो सबसे पहले 6 वर्ष का होता है जब बालक वो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है, यानी कि विद्यालय में प्रवेश लेता है तो घर से वो एक नए वातावरण में, यानी कि विद्यालय के वातावरण में जाता है। विद्यालय के वातावरण में जाएगा तो उसको वहां समायोजन सीखेगा, यानी कि अनुकूलन सीखेगा।
और वहाँ पे जो भी स्कूल में जो भी खेल हैं या सामाजिक कार्य हैं उनमें क्या करता है, वो भाग लेता है। तो उनमें भाग लेना सीख जाता है और मित्र बनाना भी सीख जाता है। यानी कि 6 वर्ष में जब बच्चा विद्यालय प्रवेश करता है तो वो क्या क्या सीख लेता है, नए वातावरण से अनुकूलन सीख लेता है, सामाजिक कार्यों में भाग लेना सीख लेता है और मित्र बनाना भी सीख लेता है। इसके उपरांत यानी कि अनुकूलन के उपरांत जब वो वहां पे जाके अनुकूलित हो जाता है, उस नए वातावरण में एडजस्टमेंट कर लेता है, उसके बाद बालक में कई परिवर्तन आते हैं। वो क्या क्या परिवर्तन आते हैं, जब वो वहां जाके समायोजन कर लेता है तो अंदर से वो कैसा स्वतंत्र फील करता है, यानी कि उसमें स्वतंत्रता आ जाती है। उसके अंदर सहायता, यानी कि स्कूल में जब अपन होते हैं तो एक दूसरे की सहायता करना, अपने से छोटे जो होते हैं उन जूनियर उनकी सहायता करना, ये सारी समझ उनमें आ जाती है और उत्तरदायित्व के गुण का भी विकास हो जाता है। विद्यालय में क्या होते हैं, जब बच्चे जाते हैं तो हमारे विद्यालय में क्या होता है, कई ग्रुप बना दिए जाते हैं। तो क्या होता है, विद्यालय में जो बच्चा होता है किसी न किसी समूह का हिस्सा बन जाता है और यह समूह जो होते हैं वो बच्चों के वस्त्रों के प्रकार, यानी कि किस तरीके का वस्त्र होगा, उनके खेल किस तरह के होंगे, उनमें जो भी आदर्श होते हैं उचित हो या अनुचित है, उनका निर्धारण क्या होता है, करता है। और इस काल को हम क्या कहते हैं, गिरोह काल भी कहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, टोली एवं समूह में रहकर अनेक सामाजिक गुणों को सीखते हैं। यानी कि जब बच्चे समूह में रहते हैं तो उनमें अनेक सामाजिक गुण पैदा हो जाते हैं, जैसे कि सहयोग की भावना, नेतृत्व करना, सहायता करना, ये सारे गुण उनमें क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। अगला है किशोरावस्था में सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, यानी किशोर अवस्था में किस तरीके से बच्चों का सामाजिक या भावनात्मक विकास होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो एक समूह के सदस्य हो जाते हैं। यानी कि किशोर अवस्था में ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, यानी कि लड़के लड़कों के साथ ग्रुप में रहना चाहते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। और बालकों में क्या होते हैं, जो ये ग्रुप होते हैं उनके प्रति बहुत भक्ति होती है, यानी कि एक उनको बहुत अच्छा लगता है उस ग्रुप में रहना, और वो उसी तरीके से जैसा उनका ग्रुप है, यानी कि जो आजकल फैशन है उसी तरह के का वो वेशभूषा रखते हैं, उसी तरह के कपड़े पहनते हैं, उनके जो सोचने का तरीका होता है वो भी उसी तरीके से होता है, और उनके जो भी आदर्श है या आइडियल है वो भी ग्रुप के की तरह ही बनते हैं। समूह की सदस्यता के कारण जब क्या होता है, बालक किसी समूह में सदस्य होता है तो ऑब्वियसली कोई ग्रुप का कोई लीडर होता है, तो उनमें क्या होता है, लीडरशिप आ जाती है, नेतृत्व का विकास हो जाता है, उनमें एक एक्साइटमेंट होती है, सहानुभूति का विकास होता है, सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। इस एज में हम ज्यादातर देखते हैं कि बालक और बालिकाओं का अपने माता पिता के बीच संघर्ष और मतभेद बहुत होते हैं, यानी कि जनरेशन गैप की वजह से बालक या बालिका ये सोचते हैं कि जो वो सोचते हैं वो सही है, तो क्या होता है, उनका जो विचार होते हैं अपने माता पिता से बहुत भिन्न होते हैं, इसलिए उनमें हमेशा एक टकराव सा बना रहता है। यही वो काल होता है जिसमें जो किशोर बालक या बालिका होते हैं वो अपने कैरियर का चुनाव करते हैं कि किसको क्या बनना है, वो आगे भविष्य में जाके क्या बनेंगे, तो इसका निर्धारण भी वो इसी काल में करते हैं। अगला, बालक और बालिकाओं को अपने अपने समूहों में रहने, पहले ही बता दिया था कि बालक बालकों के साथ समूह में रहना पसंद करते हैं और बालिका बालकों के साथ बालिकाओं के साथ समूह में रहना पसंद करती हैं। किशोर बालक और बालिका सदैव किसी न किसी चिंता या समस्या में उलझे रहते हैं, यानी कि इस एज में क्या होता है कि जो किशोर बालक बालिका होते हैं उनके अंदर अनेक समस्या रहती है। उनके अंदर क्या होता है, एक द्वंद्व या सा चलता रहता है, जैसे धन की समस्या, प्रेम, विवाह, कक्षा में प्रगति या पारिवारिक जीवन इत्यादि। अगला है बालक और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति आकर्षण, यानी कि इस काल में क्या होता है, बालकों का बालिकाओं के प्रति और बालिकाओं का बालकों के प्रति बहुत आकर्षण रहता है। इसके लिए वो बहुत श्रृंगार वगैरह और हमेशा एक दूसरे के समक्ष खुद को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो किशोरावस्था में सामाजिक भावनात्मक विकास हमने पढ़ लिया है। किशोरावस्था बहुत ही संघर्ष और तूफानी अवस्था कही जाती है, जैसा कि स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बहुत ही संघर्ष और तूफान की अवस्था है। तो ये कथन आप याद रखना। अगला है सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास। तो सबसे पहले देख लें कि सृजनात्मकता क्या होती है, यानी कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है, यानी कि क्रिएटिविटी क्या होती है। तो सृजनात्मकता क्या होता है,
सृजनात्मकता वह एक अवधारणा है या सोच है, अगर बच्चों के सामने कोई उपलब्ध साधन है, यानी कि बहुत सारे उपलब्ध साधन हैं, जिन साधनों के उपयोग से वो कोई नवीन वस्तु, अनजानी वस्तु, विचार या धारणा को जन्म देते हैं, क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती। यानी कि उपलब्ध साधनों के द्वारा किसी नई चीज का खोज करना, कोई नई चीज बनाना, नया विचार उत्पन्न करना, नई धारणा उत्पन्न करना, क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाती है। सृजनात्मकता का अर्थ है रचना संबंधी योग्यता, नवीन उत्पाद की रचना। यानी कि उनका जो नवीन उत्पादन करने की जो रचना है वही क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि सृजनात्मकता अन्वेषणात्मक होती है। यानी कि सृजनात्मकता में क्या होता है? एक डिस्कवरी होती है, एक बच्चा जो होता है एक नई चीज खोजता है, तो सृजनात्मकता क्या हुई? अन्वेषणात्मक प्रकृति की होती है। आगे है बालकों में सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास कैसे किया जाए। यानी कि बालकों को कैसे उन्हें बताया जाए कि उनके अंदर कोई सृजनात्मक गुण है कि नहीं, उनको बाहर कैसे लाया जाए, बच्चों को सौंदर्य बोध कैसे कराया जाए, अपनी प्रकृति के साथ कैसे जोड़ा जाए, उन्हें कैसे बताया जाए कि अपनी प्रकृति कितनी सुंदर है और किस तरीके से उनको किया जाए। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो सृजनात्मकता का विकास है उसमें अध्यापकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो अध्यापक होता है वो ही बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है उसको समझ पाता है और उसको बाहर निकालने में मदद करता है। इसके लिए जो अध्यापक है यानी कि जो बच्चों को पढ़ा रहा है उनको सभी क्षेत्रों में निपुण होना चाहिए। कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और भी जो भी क्षेत्र है उन सब में उनको क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। और बच्चों की जो सृजनात्मकता का गुण है उसका विकास सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय में किया जा सकता है। तो अपन देखते हैं कि किस तरीके से उनको सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। पहला, बालकों को सृजनात्मक कार्यों को करने के लिए अवसर प्रदान करना। यानी कि बालकों को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिससे वो अपनी दिखा सकें, अपनी जो इनके अंदर क्रिएटिविटी है उसको वो क्या कर सके? बाहर निकाल सके। ऐसा होता है कि बहुत से बालक होते हैं जो पढ़ने में ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो क्या होती है? स्पेशल होती है, जिसमें वो क्या करते हैं? अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो उनको इस चीज के लिए अवसर प्रदान करना। घर की अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं का सृजन करवाना। यानी कि घर में जो भी अनुपयोगी वस्तुएं हैं उनसे कुछ उपयोगी वस्तु बनाना, ये भी एक क्रिएटिविटी है। आर्ट एंड क्राफ्ट में आती है सारी चीजें। तीसरा, रहस्यात्मक खोजों के प्रति आकर्षण पैदा करना। यानी कि जो भी रहस्यात्मक चीज है उनमें वो उनके दिमाग में ऐसा विचार विकसित करना, जिससे ऐसा आकर्षण विकसित करना जिससे वो रहस्यात्मक चीजों के बारे में सोचें और उनकी खोज करने के प्रति आकर्षित हो। बालकों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। बालकों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता हो, ना कि अध्यापक और अभिभावक के द्वारा। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, जो उनकी रुचि होती है उसके हिसाब से अपने बच्चों को चलाते हैं। अगर वो ये चाहते कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो उसे डॉक्टर बनाना चाहते, जबकि उनका बच्चा कुछ और बनना चाहता है। तो बच्चों को हमेशा उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने देना चाहिए, उनकी रुचि के अनुसार उनका करियर चुनना चाहिए। अगला है बालकों को प्राकृतिक सुंदरता, महत्व एवं उपयोगिता से अवगत कराना। बालकों को ये बताना कि उनकी प्रकृति कितनी सुंदर है, प्रकृति ने उनको क्या क्या दिया है, उसका महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है। इन सारी चीजों से बच्चों को अवगत कराना भी सौंदर्य बोध विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है पाठ्यक्रमेतर अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि जो पाठ्यक्रम के अलावा जो अदर एक्टिविटी हैं उन सब में भी बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो उसमें भाग ले। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जैसे कि बच्चों का खेलना है, पेंटिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, इन सारी एक्टिविटी में भी भाग लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि बच्चों के आगे क्या करना चाहिए? ऑप्शन खोलने चाहिए। केवल उनको पाठ्यक्रम में ही नहीं घुसाना चाहिए कि आपको बस ये पाठ्यक्रम खत्म करना, हो गई पढ़ाई, नहीं। उनके सामने सारे ऑप्शन खोलना चाहिए जिससे कि बच्चों को अपनी क्षमता का पता चले कि वो किस चीज में आगे हैं या किस चीज में अपना अच्छा दे सकते हैं, और उसी चीज में उनको क्या करना चाहिए? आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरीके से उनमें हम सृजनात्मक और सौंदर्य बोध का विकास कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत गुड लक, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हमें बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।